नमस्कार, बगड़िया ऑनलाइन चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12 के लिए आज हमारा टॉपिक होगा नेशनल इनकम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, और न केवल 12th में बल्कि अगर आगे स्ट्रीम्स के बारे में अगर बात की जाए, कॉलेज करते हैं आप, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत काम का टॉपिक है, नेशनल इनकम। हालांकि इसके बारे में अपन अपने डिस्कशन जो करना था वो पहले भी कर चुके हैं, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि नेशनल इनकम होता है। अगर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चले कि मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, उसमें जो पिताजी हैं वो कमा रहे हैं, पिताजी की जो इनकम है वो 20,000 है, बाकी 3 मेंबर्स डिपेंडेंट हैं, तो पिताजी की इनकम कितनी है? 20,000। अब 3 मेंबर्स यानी कि माताजी और 2 बच्चे, दे आर डिपेंडेंट ओवर फादर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस फैमिली की इनकम कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 20,000। यानी कि उन चारों मेंबर्स की इनकम को मिला दिया जाए तो बाकी 3 तो डिपेंडेंट, लेकिन वो एक बंदे की इनकम उस फैमिली की इनकम को डिसाइड करती है। तो ये एक फैमिली की इनकम उस पर्टिकुलर जगह पर उस परिवार की इनकम मानी जाती है। उसी तरीके से अगर मैं सोसाइटी की इनकम देखना चाहूं तो सोशल इनकम, अगर एक स्टेट की देखना चाहूं तो स्टेट इनकम, और अगर एक नेशन की देखना चाहूं तो नेशनल इनकम। तो सीधा सा मतलब नेशनल इनकम क्या होता है? द इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, द इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी एक इकोनॉमी के रेजिडेंट्स ने जो भी इनकम अर्न की वही क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपन पहले बात कर चुके थे। कन्वर्जन के बारे में फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कन्वर्जन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने 3 चीजों के बारे में बात की थी, ग्रॉस और नेट। ठीक है, उसके बाद अपन ने कहा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद अपन एक बात करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड, यानी कि अपन बात करें इसमें एमपी और एफसी के बारे में, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट किया जाए तो ग्रॉस ज्यादा होता है, नेट की वैल्यू कम होती है। तो ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए तो नेट आ जाएगा, और नेट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाए तो ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर दिया जाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया जाए तो नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर यही एनएफआई इफेक्ट हटा दिया जाए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। मार्केट प्राइस में अगर एनआईडीटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाए तो फैक्टर कॉस्ट आएगा, और अगर फैक्टर कॉस्ट में यही एनआईडीटी ऐड कर दिया जाए तो आपके मार्केट प्राइस आ जाएगा। इस चीजों इन पॉइंट्स के बारे में अपन अपना डिस्कशन पहले कर चुके थे। अब इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के 3 मेथड्स हैं। वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला जो मेथड आता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है? वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इसे आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है, आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। अगला जो मेथड आता है इनकम मेथड, अगला जो मेथड यानी थर्ड जो मेथड आता है वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। आज की क्लास में इन तीनों के फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूलाज की फ्रेमिंग आप अपने आज के इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड का मतलब होता क्या है? एक चीज समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक प्रोड्यूसर है, कोई प्रोड्यूसर इस चौक, मेरे हाथ में चौक है, मैं इस चौक का प्रोडक्शन करवाता हूं, इस चौक का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो उस चौक के लिए उसके पास में से 4 चीजें लगेंगी। क्या क्या लगेंगी? सबसे पहले उसे लैंड चाहिए, किस जगह पर वो प्रोडक्शन करेगा,
देन कैपिटल चाहिएगा, लेबर चाहिएगी, और चौथा एंटरप्रेन्योरियल स्किल चाहिएगी, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिएगी। इन चारों चीजों को क्लब कर करके उसने प्रोडक्शन करना शुरू किया। मान लेते हैं कि उसने जो रॉ मटेरियल, क्योंकि उसमें तो रॉ मटेरियल चाहिएगा ना, तो रॉ मटेरियल उसने जो परचेज किया वो उसने 1000 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, रॉ मटेरियल 1000 का परचेज किया, इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बाद में अपने प्रॉफिट को ऐड करने के बाद में एंटरप्रेन्योरियल जो चार्जेस थे वो रिकवर करने के बाद में इसने इस 1000 के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके मान लेते हैं 1500 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1500 रुपए में बेच दिया। ये जो 1500 रुपए में सामान बेचा है, इसे खरीदा कितने में था? 1000 में ना। तो ये 500 रुपए का जो एडिशन हुआ है, इट इज अ वैल्यू एडिशन। यही क्या कहलाता है? वैल्यू एडिशन कहलाता है। अब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप अपने 11th कॉमर्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पढ़ करके आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने एक कुछ अकाउंट इस तरीके से बनाया होगा। अगर आपने ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया होगा तो आपने यहां लिया होगा सेल्स, यहां पर आपने सबसे पहले लिखा होगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आपने लिखा होगा टू परचेजेस। ये नेट परचेजेस थे। नेट परचेजेस का मतलब अगर जो परचेज रिटर्न कर दिया गया आपने उसे माइनस कर देना है, अगर कोई लॉस बाय थेफ्ट हो गया सामान आपका, आपने वो भी माइनस कर देना, यानी कि ये नेट परचेजेस हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा करते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा करते थे, उसके बाद आप यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा करते थे। यहां पर आप लिखते थे लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो सामान जो नहीं बिका, तैयार माल है, रेडी टू सेल है लेकिन बिका नहीं सामान, वो सामान आपके पास नहीं यहां रखा है। अब जनरली अपन क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल यहां लिख देते हैं। इन दोनों का टोटल यहां लिख करके ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो भी अमाउंट निकल करके आएगी, या तो वो एक्सपेंसेस आएंगे जो आपने ऐड किए हैं, अपनी जेब से खर्चा लगाया है, और दूसरा एंटरप्रेन्योरियल चार्जेस, इनकी ग्रॉस प्रॉफिट है। क्योंकि अगर मैं मेरी लेबर लगाता हूं, मैं ओनर हूं, एंटरप्रेन्योर हूं, तो अगर मैं अपनी लेबर लगाता हूं तो मुझे भी तो कुछ रिटर्न चाहिए, तो मेरा रिटर्न यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में आएगा। तो ये जो पैसा मेरी जेब से लगा, दैट विल बी द वैल्यू एडिशन। ये क्या होगा? वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब इसी चीज को इकोनॉमिक्स में कैसे लिखा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स में इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बनता है इसका जीबीए। अपन निकालते हैं जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात ये आती है कि भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब वापस बात की आ जाती है, सर चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या मतलब हो गया? क्लोजिंग स्टॉक तो प्लस क्या है, और माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपने फिनिश गुड बनाने के लिए जो भी सामान खरीदा है, वो सामान कितने रुपए में खरीदा है, दैट विल बी द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये जो ध्यान रखने की चीज है, सेल्स जो है ये टोटल सेल्स है। कौन सी सेल है? टोटल सेल। अगर मुझे क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल अलग दे रखी है और एक्सपोर्ट्स अलग दे रखी है, तो एक्सपोर्ट भी सेल ही होती है, तो अपन क्या करेंगे? डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे। याद रहेगा, डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार वो सेल्स भी नहीं देता आपको। जब वो सेल्स नहीं देता तो वो आपको यूनिट्स और पर यूनिट सेलिंग प्राइस देता है। क्या करता है?
जैसे मान लीजिए आपने 1000 यूनिट बेची और एक यूनिट 20 रुपए में बेची, तो आपकी टोटल सेल कितनी हो गई? 20,000, यानी कि यू हैव सोल्ड 1000 यूनिट्स ₹20 ईच। इसका मतलब आपकी सेल्स क्या होगी? 20,000। सेल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स का मतलब टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर मुझे केवल सेल्स लिखा है, क्वेश्चन में केवल सेल्स लिखा है, तो सेल्स का मतलब टोटल सेल्स ही होता है। अब उसमें एक्सपोर्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर चेंज इन स्टॉक के बारे में करने का कि भैया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कई बार बोलता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की जगह वन टाइम कंजम्पशन गुड बोल देता है। वो क्या बोल देता है? वन टाइम कंजम्पशन गुड। तो वन टाइम कंजम्पशन गुड भी रॉ मटेरियल होती है। कौन सी होती है? जिन पर वैल्यू एडिशन होना बाकी है, ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स ही है वो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है वो। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए वो वर्ड ये भी काम में ले सकता है। यहां पर हमारा जो फॉर्मूला बनकर के आया है, वो फॉर्मूला क्या बना? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसी चीज को अगर मैं यो लिखना चाहूं जीबीई या जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेल्टा स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक। वो चीज आ गई। सेल्स में अगर डेल्टा स्टॉक ऐड किया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, दोबारा वो चीज आ गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सीधा सीधा मैं इसको ये बोल दूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपीएमपी, ठीक है। अब इस जीडीपीएमपी को आपको फर्दर एनडीपी यानी कि डोमेस्टिक इनकम और एनएनपी अगर इसमें कन्वर्ट करना हो, तो अपन कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन कैसे काम में लेना है? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डीपी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआई, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईवी, ठीक है। ये कन्वर्जन आप अपने आप करेंगे। अपना जो सेकंड वीडियो है, हमारा सेकंड जो मेथड है दैट इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीओई। सीओई का मतलब होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अब बात यह है कि सीओई अपने आप में 4 एलिमेंट्स कंसीडर करता है। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से कंसीडर करता है? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस इन काइंड्स, देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एक बात ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके वेजेस एंड सैलरीज में ऑलरेडी एडेड है। इट इज ऑलरेडी एडेड इन सैलरीज एंड वेजेस, तो उसे दोबारा ऐड नहीं करना है। ये कौन सा लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। अब आप पूछेंगे सर सोशल सिक्योरिटीज क्या है? सोशल सिक्योरिटीज का मतलब पीएफ कंट्रीब्यूशन। क्या मतलब है? प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है हमारा। लेकिन उसमें भी कौन सा कंट्रीब्यूशन? जो एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया जाता। क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछता है कि ट्रू और फॉल्स में, गिव रीजन में, कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन to a social security is added in a national income, is it true or false? Give a reason. तो हमारा आंसर क्या होगा? ये आंसर false है। Employees the contribution do not considered while calculating or while computing national income separately, यानी कि separately add नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? Because it is already added in wages and salaries. Wages और salaries में वो पहले से add है, तो इसे separately add नहीं किया जाएगा। और चौथा आएगा इसमें रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, ये भी ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट पेंशन आएगा, ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा। ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है, यानी कि वो जो पेमेंट गवर्नमेंट करती है वो किसी
गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने की एवज में नहीं दिया जाता, इसलिए ओल्ड एज पेंशन नॉन फैक्टर पेमेंट है, जबकि रिटायरमेंट पेंशन उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपना काम किया हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या तो गुड प्रोड्यूस की है या सर्विसेज प्रोड्यूस की है, और उसी एवज में उन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन दिया जाता है, तो इसे फैक्टर पेमेंट कंसीडर किया जाएगा। अगला जो आता है अपने पास में सीओई के बाद में ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसी क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी तीन चीजें देखी जाती हैं। तीन चीजें क्या क्या देखी जाती हैं? रेंट एंड रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मुझे रेडीमेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो प्रॉफिट मुझे फॉर्मुलेट करना होगा, कंप्यूट करना होगा। प्रॉफिट अल्टीमेटली तीन चीजों से मिलकर के बना है। तीन चीजें क्या? मान लीजिए मैं खुद एक कंपनी चलाता हूं और मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सरकार को उसका हिस्सा देना पड़ेगा, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स। क्या देना पड़ेगा? कॉर्पोरेट टैक्स। कुछ पैसा टैक्स चुकाने के बाद में मैं रोक लूंगा, कुछ पैसा मैं मेरे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए रोक लूंगा, यानी कि वो रिटेन्ड अर्निंग है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। रिटेन्ड अर्निंग, इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। ऐसा प्रॉफिट जो ना बांटा गया। तो कुछ प्रॉफिट तो नहीं बांटा गया और कुछ प्रॉफिट बांट दिया गया, तो जो बांट दिया गया उसे डिविडेंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। यानी कि इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें कंसीडर की गई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट। और तीसरा जो एलिमेंट आता है वो आता है एमआई, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है इनकम फ्रॉम सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। इनकम फ्रॉम सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की वजह से जो पैसा आपको मिलता है वो मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो एग्रीगेट बनेगा वो बनेगा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। क्या बनेगा? एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम आएगा। फिर वो क्वेश्चन में आपसे कोई भी वेरिएबल पूछ सकता है, जीडीपी, जीएनपी, एनपी, आप इस एनडीपीएफसी को उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मुझे क्वेश्चन में सीओई रेडीमेड दे रखा है, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीधा सीधा दे रखा है, तो मुझे इन चारों को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, अगर सीओई नहीं दे रखा तो मुझे क्वेश्चन में देखना भी ये चारों दे रखे हैं क्या? चार नहीं दे रखे, तीन दे रखे, तीन नहीं दे रखे, दो दे रखे, दो नहीं दे रखे, एक दे रखा है, कोई सा भी वेरिएबल दे रखा हो, अपने को ढूंढने ही चारों है। जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू कंसीडर कर लो, जो नहीं दे रखा उसकी वैल्यू को निल कर दीजिए। ये चारों मिलकर के क्या बनाएंगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनाएंगे। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में या तो मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो मुझे ये ढूंढने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अगर मुझे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सीधा दे रखा है तो मुझे इन तीनों पर ध्यान नहीं देना है, आई विल इग्नोर इट। ठीक है, because all these three items are already added in profits, but in case we don't have a ready-made profit, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो उस केस में मुझे प्रॉफिट को बनाना पड़ेगा। बनाऊंगा कैसे? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड, इन तीनों को क्लब करके मैं पहले प्रॉफिट बनाऊंगा। प्रॉफिट में रेंट, इंटरेस्ट, जो रॉयल्टी ऐड करके मैं क्या बनाऊंगा? ऑपरेटिंग सरप्लस बनाऊंगा। ठीक है, यहां पर ये मेरा इनकम मेथड कंप्लीट होता है। अगला मेथड जो मेरा आएगा वो आएगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड देखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस है।
इन चारों को अगर ऐड कर दिया जाए तो बनता है जीडीपीएमपी। क्या बनता है? जीडीपीएमपी। अब बात यह है कि सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। यहां पर इस आई को लिखते हैं अपन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन expenditures। एंड लास्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट बोल दो इसको, या फिर ये लिख दीजिए एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स भी कहा जा सकता है इसे, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों वेरिएबल्स को अगर ऐड किया जाए तो वैल्यू आएगी आपके पास में जीडीपीएमपी। क्या आएगी? जीडीपीएमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का सीधा सीधा मतलब यह है कि पर्सनल इनकम, पर्सनल और डिस्पोजेबल इनकम, एक इकोनॉमी में लोगों के पास जो खर्च करने के लिए इनकम दी गई, उसमें से अगर उनकी सेविंग्स को हटा दिया जाए, मान लीजिए इकोनॉमी में जो इनकम है वो 10,000 लाख करोड़ से, एक बार लाख करोड़ हटा देते हैं, 10,000 लेके चलते हैं, 10,000 है, उस 10,000 में से उस इकोनॉमी में 2,000 रुपए बचा लिए जाते हैं। ठीक है, दे हैव अ टेंडेंसी टू सेव अराउंड 20% ऑफ देयर इनकम। 20% इनकम वो बचा लेते हैं, तो खर्च कितना करेंगे? 10,000 में से 20% यानी कि 2,000 अगर बचाया गया तो खर्च कितना किया गया? 8,000। Such 8,000 will be private and final consumption expenditure। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और इंटरेस्टिंग भी, अगर सही समझ गए तो। ये रेडीमेड होगा, ये रेडीमेड होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आपको सीधा सीधा दिया रखेगा कि गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कंसीडर करना है। अगर एक्सपोर्ट्स है इसका मतलब अपन ने सामान बेचा तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो इनफ्लो है, ऐड करेंगे। लेकिन अगर इंपोर्ट है तो इंपोर्ट में हमने सामान खरीदा, तो सामान खरीदा तो हमारे पास से पैसा जाएगा। जब पैसा जाएगा तो ये अमाउंट आपके लिए नेगेटिव होगा, माइनस में आएगी वैल्यू, है ना। अब एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस चीज को समझिएगा, जीडीसीएफ अल्टीमेटली दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक है आपके पास में डेप्रिसिएशन। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, क्या केवल फिक्स्ड नेचर के किए जाते हैं? आप 11th में पढ़ करके आए हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में आपने करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स दोनों पढ़ी हैं। जब करंट असेट्स आपने पढ़ी है तो वहीं पर आपने कहीं पर वर्किंग कैपिटल रेशियो भी पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल भी पढ़ा होगा, यानी कि कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश आप पढ़ चुके हैं। अब अपन कहें कि अगर वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वो स्टॉक का कैश में कन्वर्ट होना और कैश का दोबारा स्टॉक में कन्वर्ट होना, सिस्टम ये चलेगा, साइकिल चलेगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो ये इन्वेस्टमेंट दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा हो सकता है वर्किंग कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एक तो हो सकता है आपके पास में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक हो सकता है आपके पास में वर्किंग कैपिटल यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल को यहां क्या कह देंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक।
इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब अगर मुझे क्वेश्चन में NDCF दे रखा है, इसका मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो सीधा सीधा इसमें क्या ऐड करना? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कॉमन है, लेकिन नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना तो डेप्रिसिएशन ऐड करने का है। अब अगर क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो मेरी नजर सबसे पहले इस पे जाएगी ग्रॉस। ग्रॉस इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्टेड है। देन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, भैया ये तो फॉर्मेशन आधा ही हुआ। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ में क्या आना चाहिए? वर्किंग कैपिटल फॉर्मेशन भी आना चाहिए, यानी कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए? प्लस डेल्टा स्टॉक और ऐड करना चाहिए। यानी कि दो चीजों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, एक तो ग्रॉस को लेकर के ध्यान में रखेंगे, एक कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर के ध्यान में रखेंगे। अगर मुझे यहां पर नेट दे रखा है, एन दे रखा है, तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाएगा। और दूसरा, अगर यहां पर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब इन चारों को ऐड कर दिया जाएगा तो जो एग्रीगेट बनेगा वो बनेगा जीडीपी एमपी। अब इस जीडीपी एमपी से अगर आप एनएनपी एफसी नेशनल इनकम निकालना चाहें तो कन्वर्जन फॉर्मूला काम है। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, बीपी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का एनआईडीपी। अब इसी के न्यूमेरिकल्स अपन अगले अपना जो भी वीडियो बनेगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।